हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस की जो हमारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, तो उसकी मैराथन नंबर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 मैराथन क्लास हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद है वो आपको पसंद आई होंगी। आज की वीडियो में हम कुछ इंस्ट्रक्शनल, टेक्नोलॉजी और आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मिक्स लेकर आए हैं। 100+ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में भी, और उम्मीद है कि इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद 1-2 मैराथन क्लास और लाने का प्लान है आपके एग्ज़ाम से पहले। तो अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए डेली मैराथन क्लास नहीं आ पा रही है। वैसे मैंने जब मैराथन स्टार्ट की थी तो यही सोचा था कि डेली आपके लिए एक मैराथन क्लास यहाँ पर आएगी, लेकिन घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं अभी ये डेली नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का आज एग्ज़ाम था, तो जिनका भी आज एग्ज़ाम था वो अगर उनको पेपर मिला हो, देखिए अगर आपको पेपर मिलता है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के मुझे हमारी ईमेल आईडी shakhastudy@gmail.com पर सेंड कर दें, ठीक है, जिससे कि आपकी आंसर की यहाँ पर जल्दी से जल्द अपलोड कर दी जाए या और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, आपको बहुत हेल्प मिली है। तो आपका जो पेपर है, जब नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर में एमएड का एंट्रेंस देंगे वो इसके सोल्यूशन को देखेंगे, तो उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगी। आपका भी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो बनती है कि यदि आपको पेपर मिलता है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर उसको सेंड जरूर कर दें। और जिनको पेपर नहीं मिलता है तो उनको जब आंसर की के टाइम पर रिस्पॉन्स की मिलती है, उस टाइम पर वो उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके हमारी ईमेल आईडी पर उसको सेंड कर दें। चलिए, अभी तक जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हुआ है, किसी भी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो यहाँ पर हमें एक अपने पेपर की कॉपी सेंड कर सकें। वीडियो देखने के लिए तो ठीक है, उनके पास टाइम रहता है, लेकिन जब बारी अपनी आती है हम कहते हैं भाई एक कॉपी हमें दे दिया करें, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो फिर उनके पास इतना जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि 2-4 मिनट में जितने भी पेज का वो पेपर होता है, 30-40 पेज तो खैर होते ही हैं, तो इतने फ़ोटो खींच के हमें सेंड कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं बना सकते तो सिर्फ फ़ोटो खींच कर ही सेंड कर दें, पीडीएफ हम अपने आप यहाँ पर बना लेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपना काम करते रहेंगे। आप उसके बदले में हमें कुछ दें या नहीं दें, कुछ हमने क्या मांगा है आपसे, सिर्फ आपका पेपर है और आपको फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए चौथी मैराथन क्लास में आपका यहाँ पर स्वागत है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पर। 100+ क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पर भी, ठीक है। एमएड एंट्रेंस की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, सभी पर आप @शाखा स्टडी लिख कर सर्च कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि जो मेन चैनल था वो डिलीट हो गया है, इसलिए ये जो चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल हमने दोबारा बनाया है। इससे पहले जो चैनल था उस पर हम पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पर एमएड एंट्रेंस की तैयारी करा रहे थे, और एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड लगभग 150+ वीडियोज़ हमने उस पर अपलोड कर रखी थी। लेकिन चैनल डिलीट हो गया और उसके साथ साथ सारा मटेरियल भी डिलीट हो गया। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आपका अपना पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। देखिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे यहाँ पर भी आपके। मैंने इस बार क्वेश्चन को सामने सामने नहीं लिखा है, आगे पीछे लिखा है, ठीक है। अब देखिए 2-2 बार टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए भी ये जो वीडियो है डेली आपकी नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। अ फिल्म स्ट्रिप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, एक फिल्म स्ट्रिप में आमतौर पर कितने पिक्चर होते हैं ये आपको बताना है। 1 से लेकर 20 सेपरेट पिक्चर्स, 30 to 50 सेपरेट पिक्चर्स, 40 to 100 सेपरेट पिक्चर्स, या 50 to 150 सेपरेट पिक्चर्स। ठीक है, 1 से 20 अलग अलग चित्र होते हैं, 30 से 50, 40 से 100 या 50 से 150 अलग अलग चित्र होते हैं। तो एक फिल्म स्ट्रिप में दोस्तों यूजुअली कितने, 30 से लेकर 50 और कहीं कहीं 30 से लेकर 60 भी आपके जो सेपरेट पिक्चर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 30 से 50 अलग अलग चित्र होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दूसरा प्रश्न। अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, स्लाइड प्रोजेक्टर को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? डायस्कोप, मैजिक लैंटर्न, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। डायस्कोप जादुई लालटेन, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्लाइड प्रोजेक्टर होता है उसको डायस्कोप भी कहा जाता है और मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्लाइड प्रोजेक्टर जो है उसके उसकी खोज किसने की थी, उसको किसने बनाया था, किसने इन्वेंट किया था, तो इसमें आप नाम लिखेंगे डेविड ई हैंसन। ठीक है,
ये हो गया इनके इन्वेंटर का नाम। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों इस मैराथन क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सीधा @ चाका भी अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल वहाँ पर दिख जाएगा। ज़्यादा मेंबर्स अभी नहीं हैं, 100 अंडर 100 हैं, मतलब 100 भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने जो कंटेंट उपलब्ध कराना शुरू किया है वो टेलीग्राम पर अभी अभी शुरू किया है। इससे पहले हम सिर्फ यूट्यूब पर ही कंटेंट उपलब्ध कराते थे। क्वेश्चन नंबर 3, इन मल्टीमीडिया डिजिटाइज्ड ऑडियो एंड वीडियो सेगमेंट कैन बी मिक्स्ड विद टेक्स्ट ग्राफिक बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव या नन ऑफ ए एंड बी। मल्टीमीडिया में डिजिटल ऑडियो और वीडियो सेगमेंट को डैश साथ मिलाया जाता है, पार्ट और ग्राफिक्स ए एंड बी इनमें से कोई नहीं या ये दोनों। तो यहाँ पर जो है पूछा है डिजिटाइज्ड ऑडियो एंड वीडियो सेगमेंट कैन बी मिक्स्ड विद, तो यहाँ पर इसका जो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा, ये क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी यानी टेक्स्ट भी और ग्राफिक भी दोनों के साथ मिक्स किया जा सकता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड इट इज कॉल्ड। जब अपारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि वो कौन सी मशीन है जिसके थ्रू अपारदर्शी वस्तुओं को जो है प्रक्षेपित किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है, तो वो होता है आपका एपिडाइस्कोप। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में भी आप इसे आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, एड्स वेयर अ ब्राइट लाइट इज पास्ड थ्रू ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स एंड बाई मीन्स ऑफ अ लेंस एन एनलार्ज पिक्चर इज थ्रोन ऑन द स्क्रीन। ये क्या है, वह सहायक उपकरण जहां एक चमकदार रोशनी को पारदर्शी तस्वीर से गुजारा जाता है और एक लेंस के माध्यम से स्क्रीन पर एक बड़ा चित्र डाला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रोजेक्टेड एड। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में प्रक्षेपित सामग्री, सहायता नहीं, एड की यहाँ पर इसने देखिए ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेक्टेड एड्स इंक्लूड। प्रोजेक्टेड एड में क्या आता है, यहाँ पर ये पूछा गया है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एपिडाइस्कोप या कार्टून। अनुमानित नहीं, प्रोजेक्टेड मतलब प्रक्षेपित सामग्री में क्या शामिल है, देखिए ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो जो जहाँ पर मुझे लगेगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो प्रक्षेपित सामग्री में क्या शामिल है, यहाँ पर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, एपिडाइस्कोप या फिर कार्टून। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है एपिडाइस्कोप, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिडाइस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 7, द प्रोजेक्टर इज इन विच ट्रांसपेरेंसी आर यूज्ड एंड द प्रोजेक्टेड मटेरियल फॉल्स बिहाइंड and over the teacher on the screen for full view of the student is। अच्छा, यानी ऐसा प्रोजेक्टर जिसमें पारदर्शिता का उपयोग किया जाता है और प्रक्षेपित सामग्री छात्रों के पूर्ण दृश्य के लिए स्क्रीन पर शिक्षक के पीछे और ऊपर की ओर पड़ती है, तो वो कौन सा कहलाता है, वो होता है दोस्तों आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पर आया ना, ओवर द हेड, ओवर द टीचर्स मतलब टीचर के सर के ऊपर और पीछे पड़ती है, तो वो होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, और हिंदी में इसको कहते हैं शिरोपरि प्रक्षेपण। यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर ही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं शिरोपरि। देखिए मैं लिख देता हूँ, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा, शिरोपरि प्रक्षेपण। ठीक है, प्रोजेक्टर को प्रक्षेपण कहते हैं हिंदी में। शिरोपरि, यहाँ से आप देखते हैं सिर के ऊपर पड़ने वाला प्रक्षेपण, और क्या होता है आपका शिरोपरि प्रक्षेपण यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफिक एड इंक्लूड। ग्राफिक एड में क्या क्या आता है आपका, कॉमिक्स, ग्लोब्स, कार्टून्स या ए, बी और सी। तो इसमें आपके तीनों ही आते हैं, ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, ग्राफिक सहायक उपकरण शामिल में क्या क्या शामिल है आपका, ग्राफिक, कॉमिक्स, ग्लोब्स, कार्टून या ए, बी, सी। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर, द टीचिंग स्ट्रेटजीज क्लासिफाइड अंडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल। शिक्षण रणनीति को निरंकुश शैली के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कौन सी शिक्षण रणनीति को, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड या फिर आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देशन, परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक और अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
ठीक है। द टीचिंग स्ट्रेटजी क्लासिफाइड अंडर द ह्यूरिस्टिक स्टाइल इज, ऑप्शन डी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी अभिक्रमित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द टीचिंग स्ट्रेटजी क्लासिफाइड अंडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल इज। अच्छा, वो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है, अनुज्ञा शैली के अंतर्गत वर्गीकृत शिक्षण रणनीति कौन सी आती है, ठीक है। तो वो आती है दोस्तों आपकी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड आपका किस में, एक मिनट, द टीचिंग स्ट्रेटजी क्लासिफाइड अंडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अच्छा, निरंकुश शैली में जो आपकी कौन सा मेथड आता है वो यहाँ पर पूछा गया है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ट्यूटोरियल मेथड या रोल प्लेइंग। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 9th और 10th क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। देखिए द टीचिंग स्ट्रेटजी क्लासिफाइड अंडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल यहाँ भी लिखा हुआ है और ऑटोक्रेटिक स्टाइल यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑटोक्रेटिक नहीं बल्कि कौन सा है, परमिसिव, ठीक है, परमिसिव स्टाइल। तो परमिसिव स्टाइल और ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो आपका परमिसिव स्टाइल के लिए आपका आएगा वो आएगा रोल प्लेइंग। या रोल प्लेइंग में अब देखिए पहले आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल और परमिसिव स्टाइल में आपका क्या अंतर है। तो चलिए अब यहाँ पर परमिसिव लिखा हुआ है तो मैं आपको परमिसिव का ही बता देता हूँ। चलिए पहले ऑटोक्रेटिक का ही बताता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक से ही शुरुआत करते हैं। ये है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, ये होती है आपकी कंटेंट सेंटर्ड स्टाइल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आपको क्या होता है, तो ये कंटेंट, जो आपका कंटेंट होगा, सॉरी कंटेंट या इसको आप टीचर सेंटर्ड स्टाइल भी कह सकते हैं। इसमें केंद्र में जो होता है वो या तो आपका कंटेंट होगा या आपका टीचर होगा, सेंटर्ड, ठीक है। और इसके अलावा इसमें टीचर जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें कौन, टीचर जो है ज़्यादा एक्टिव होता है और स्टूडेंट को इस स्टाइल में एकदम पैसिव मान लिया जाता है, क्योंकि पैसिव ही बच्चा होता है। इसमें टीचर का पूरा अधिकार होता है, वो चाहे जैसे पढ़ाए, स्टूडेंट्स का इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टूडेंट जो होता है वो इस एकदम पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक दे देता हूँ। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, यदि आप मैथमेटिक्स को, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, थ्योरेटिकल नहीं है, वो आपका कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है। यदि आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ाने लगें, यानी इसको लेक्चर मेथड से अगर आप पढ़ाने लगें, तो वो क्या होगा, मैथमेटिक्स अगर लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो ये आपके यहाँ पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अब देखिए टीचर जो मैथ पढ़ा है उसको तो मैथमेटिक्स आता है, बच्चों को मैथ्स नहीं आता है और हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या हम लेक्चर मेथड से, व्याख्यान विधि से मैथमेटिक्स को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है इसमें स्टूडेंट को पैसिव माना जाता है और टीचर को और कंटेंट को जो है वो एक्टिव मान लिया जाता है। जो आपकी परमिसिव स्टाइल होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, ठीक है। अब अपोजिट का मतलब आप अपने आप समझ लेंगे, या मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको चलिए बता ही देता हूँ। परमिसिव स्टाइल जो है वो आपकी स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्ड होती है। इसमें केंद्र में जो होता है वो आपका स्टूडेंट होता है, लर्नर सेंटर्ड होती है और मेन फोकस चाइल्ड पर ही होता है। और जो कंटेंट होता है और जो स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती हैं, कंटेंट और जो स्ट्रेटजीज होती हैं, यानी जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग होती हैं, वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट की जाती हैं, वो लर्नर की नीड और कैपेसिटी को देखकर, उसकी एबिलिटी को देखकर ही डिसाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर में होता है वो कौन होता है, स्टूडेंट होता है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पर टीचर को पैसिव कह सकते हैं। वैसे टीचर पैसिव नहीं होगा, लेकिन बात जो है वो स्टूडेंट की है, लर्नर की है, तो लर्नर यहाँ पर एक्टिव रहता है। और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग में जो स्टूडेंट है वो पैसिव रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अब समझ में पूरी तरह से आ गई होगी, ऑटोक्रेटिक और परमिसिव स्टाइल ऑफ टीचिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका रोल प्लेइंग होगा। अब देखिए रोल प्लेइंग में क्या है, रोल प्लेइंग में बच्चा पूरी तरह से एक्टिव होता है, उसको कोई रोल दे दिया जाएगा, अब सारा काम उसको खुद ही करना है। स्क्रिप्ट भी अगर दे दी जाएगी तो उसको याद भी करेगा, फिर परफॉर्म भी कर करके देखेगा और फिर सामने सबके उसको रोल प्ले भी करेगा। तो इसमें बच्चा जो है पूरी तरह से क्या होगा, एक्टिव होगा। रोल प्लेइंग इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा।
कंटेंट सेंटर स्टाइल ऑफ टीचिंग इन विच टीचर एक्टिव एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटी आर नॉट केयर्ड इज बिलोंग टू। देखिए अभी अभी मैंने आपको समझाया है, अब शायद मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इसका आंसर ना आता हो। कंटेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मैंने आपको बताया था, ऑफ टीचिंग इन विच टीचर जो है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट जो है उसकी इंटरेस्ट एबिलिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर कैसा होता है, पैसिव होता है। तो ये कौन सी स्टाइल है, ये आपकी ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ये आपकी निरंकुश शैली है पढ़ाने की, शिक्षण की। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, निरंकुश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चाइल्ड सेंटर्ड स्टाइल विच एम्फेसाइज ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर एंड डेवलप ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज। देखिए ये भी बिल्कुल दोनों क्वेश्चन वही आ चुके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है, इनमें एम्फेसाइज ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर, लर्नर की क्रिएटिविटी पर अगर जोर दिया जाएगा तो क्या होगा, बच्चा पूरी तरह से एक्टिव होगा, और बच्चा एक्टिव पूरी तरह से किस में होता है परमिसिव स्टाइल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, लर्नर क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बाल केंद्रित शैली जो शिक्षार्थी की रचनात्मकता पर जोर देती है और व्यवहार के सभी पहलुओं को विकसित करती है, वह है कौन सी, अनुमेय शैली। अब हिंदी में इसका कुछ और नाम हो तो मुझे इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने इसको इंग्लिश में ही पढ़ा है। द ओल्डेस्ट स्ट्रेटजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इज। आदर्शवाद के दर्शन से उत्पन्न सबसे पुरानी रणनीति कौन सी है, सबसे पुरानी विधि जो है वो कौन सी है, लेक्चर स्ट्रेटजी है, ह्यूरिस्टिक है, डिमोन्स्ट्रेशन है या प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो आपकी पहले रणनीति थी शिक्षण की वो सबसे पहले क्या थी, वो आपकी लेक्चर स्ट्रेटजी थी, लेक्चर मेथड ही था। तो 13 का आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान विधि या व्याख्यान रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं किस चीज़ में, स्पेंडिंग टाइम, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ या एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर होते हैं वो किसमें मार्गदर्शन करते हैं, समय व्यतीत करने में, योग्यता में, जीवन की गुणवत्ता में, जीवन के समायोजन में। तो वो करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ या जीवन के समायोजन में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है जो मैंने हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे लिख दिया है, या फिर जो पिछली वीडियोस में मैंने हिंदी इधर इंग्लिश इधर लिख के किया था वो आपको सही लगा, ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, इसका फीडबैक ज़रूर दें जिससे कि आगे की वीडियोस जो है वो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएं कि ये वाला तरीका सही था हिंदी इंग्लिश, या ये वाला जो इस वीडियो में है ये वाला तरीका आपका सही है। तो इसको आप यहाँ पर ज़रूर बताएंगे मुझे कमेंट में, क्योंकि आपके कमेंट पर ही ये निर्भर करता है कि आगे की वीडियो कैसी यहाँ पर बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इनमें से क्या शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो शिक्षण की जो त्रिकोणीय प्रक्रिया है, ट्रायंगुलर प्रोसेस है, उसमें आपके कौन कौन होते हैं, टीचर होता है, पीपल होता है, और जो सहायक सामग्री जो शिक्षण सामग्री होती है वो होती है कंटेंट होता है। टीचिंग मेथड इसमें नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर नॉट पूछा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण पद्धति आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ टीचिंग इज टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इन्वॉल्व पीपल इन एक्टिविटीज, टू इम्पार्ट नॉलेज या डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। शिक्षण का लक्ष्य क्या है, जानकारी देना, विद्यार्थियों को गतिविधियों में शामिल करना, ज्ञान प्रदान करना या व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर इज द गोल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। सामग्री को आसान बनाकर प्रस्तुत करने के नियम क्या कहलाते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग या टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो वो कहलाते हैं आपके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। हिंदी में देख लीजिए, सामग्री को आसान बनाकर प्रस्तुत करने के नियम जो है वो शिक्षण के तरीके, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की तकनीकी या फिर शिक्षण की रणनीतियाँ। तो वो होते हैं आपके शिक्षण के सिद्धांत या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, स्टूडेंट आर पैसिव इन। स्टूडेंट किस विधि में पैसिव रहता है। तो देखिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल, और ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया था। स्टूडेंट आर पैसिव, विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं किस विधि में, प्रोजेक्ट मेथड में, डिस्कवरी में, लेक्चर में या इंक्वायरी में, परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में या फिर पूछताछ विधि में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो लेक्चर मेथड होता है उसमें बच्चा
क्या होता है, पैसिव होता है। अगर लेक्चर मेथड से आप मैथमेटिक्स को पढ़ाने लगे, मैंने ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग में इसका एग्जांपल दिया था अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में, तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ। सिंपोजियम किसका टाइप है, संगोष्ठी किसका एक प्रकार है, डिस्कवरी मेथड का, डिस्कशन मेथड का, लेक्चर मेथड का या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का, खोज विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो जो आपका सिंपोजियम है वो किसका एक प्रकार है दोस्तों, वो प्रकार है डिस्कशन मेथड का। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चर्चा विधि। अब देखिए सिंपोजियम से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मैंने आपको बुक का नाम लिखवाया था सिंपोजियम, आपको बताना है कि ये किसकी बुक है। ये बुक, एक बुक का नाम सिंपोजियम है, वो बुक किसके द्वारा लिखी गई। चलिए मैं बता देता हूँ, वो बुक लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। ठीक है, आप याद रखेंगे, इस बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। ह्यूरिस्टिक मीन्स, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है, टू इन्वेस्टिगेट, टू शो, टू डू, टू एक्ट। जांच करना, दिखाना, करना या कार्य करना। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब ही, ह्यूरिस्टिक विधि आपने पढ़ रखी है, इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ। आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सी विधि के प्रतिपादक थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, प्रोजेक्ट मेथड के, डिस्कशन मेथड के या ह्यूरिस्टिक मेथड के, समस्या समाधान, परियोजना विधि, चर्चा विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो कौन सी विधि के एक्सपोनेंट प्रतिपादक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके ह्यूरिस्टिक विधि के। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर। किलपैट्रिक के अनुसार, देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो सभी जानते हैं, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, और मैं बता भी दूंगा हिंदी इसकी यहाँ पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, किलपैट्रिक के अनुसार द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर। प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो किलपैट्रिक के अनुसार जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार आपके कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला प्रकार है आपका, देखिए, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करना। दूसरा है आपका इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, ठीक है। तीसरा है आपका क्या, तीसरा जो प्रकार है दोस्तों, वो जो किलपैट्रिक ने बताया है, तीसरा प्रकार है प्रॉब्लम। अच्छा, तीसरा प्रकार है प्रॉब्लम। और जो चौथा प्रकार है दोस्तों वो है स्पेसिफिक लर्निंग, स्पेसिफिक लर्निंग, ठीक है। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कुछ अगर लिखना होगा और तैयार करना होगा कंटेंट तो वो बनाएंगे। उसके बाद इन्जॉयमेंट, यानी कि जैसे कोई लेक्चर वगैरह अटेंड करेंगे तो उसको इन्जॉयमेंट में रखा गया है। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स का जब समाधान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक लर्निंग हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। गतिविधि में क्या शामिल है, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, मैनी एक्शन या फिर फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। गतिविधि में शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, कई सारी क्रिया या फिर शारीरिक और मानसिक क्रिया। तो एक्टिविटी में आपकी जो फिजिकल और मेंटल एक्शंस हैं वो दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, शारीरिक और मानसिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 24, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन। हम विशिष्ट से सामान्य की ओर किस विधि में बढ़ते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड या फिर डिस्कशन मेथड। यहाँ पर पूछा है स्पेसिफिक टू जनरल। तो स्पेसिफिक टू जनरल हम किस विधि में यहाँ पर चलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको यहाँ पर आंसर दे देता हूँ, इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी भी देनी है। तो स्पेसिफिक टू जनरल जो हम चलते हैं वो चलते हैं इंडक्टिव मेथड में, यानी कि आगमनात्मक विधि में। अब आगमनात्मक विधि में दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया स्पेसिफिक टू जनरल, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी विधि है जिसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है उसके बाद रूल बताया जाता है। तो वो कौन सी है आपकी, वो आपकी इंडक्टिव मेथड है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक टू जनरल तो यहाँ पर हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी विधि है जिसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में क्या है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त। मूर्त क्या होता है, जो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट होती है, और अमूर्त चीज़ क्या है, जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है और हम उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, वो एक तरह से अमूर्त चीज़ होती है। ठीक है, तो
इंडक्टिव मेथड के बारे में इतनी चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और अगर बात की जाए डिडक्टिव मेथड की यानी निगमनात्मक की, तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। निगमनात्मक विधि में आपको क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल टू एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट टू क्या है, कॉन्क्रीट हो जाएगा, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको यहाँ पर पसंद आई होगी। अब यहाँ पर तीसरी विधि भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रिल मेथड। तो ड्रिल मेथड यहाँ पर क्या है, ड्रिल मेथड जो है, ये ड्रिल मेथड क्या है, ड्रिल मेथड में एक चीज़ को कई बार प्रैक्टिस कराया जाता है जिससे कि वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ड्रिल मेथड आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें क्या है, एक ही चीज़ को बार बार यहाँ पर बताया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्वेश्चन 24 का अब आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा आगमनात्मक विधि, जिसमें स्पेसिफिक टू जनरल हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चर्चा विधि के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्कशन मेथड आप सभी जानते हैं। टीचर क्या है, एक टॉपिक दे देते हैं और बच्चे उस पर फिर क्या है, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसमें कोई बताने के लिए ज़्यादा चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस इज मेड इन, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया है, प्रैक्टिस अभ्यास कराया जाता है किस विधि में, आगमनात्मक, निगमनात्मक, ड्रिल विधि या चर्चा विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड या फिर डिस्कशन मेथड। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है कि कौन से मेथड में आपको बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वो मेथड है आपका ड्रिल मेथड। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रिल विधि। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा, द सोक्रेटिस सुकरात मेथड इज नॉन ऑल्सो नोन एज, सुकरात की पद्धति को और किस नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, इंक्वायरी मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, चर्चा विधि, पूछताछ विधि या प्रश्न उत्तर विधि। तो सुकरात की जो विधि है उसको दोस्तों जाना जाता है क्वेश्चन आंसर विधि के नाम से भी जाना जाता है। सुकरात ने जो विधि दी थी, मतलब क्वेश्चन आंसर में भी ऐसा नहीं है कि बस एक ही वर्ड का आंसर हो, एक ही शब्द का आंसर हो, एक ही शब्द का आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर जो है थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग होना चाहिए। तो ये जो विधि है आपकी, ये सुकरात ने दी थी, यानी सुकरात पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है, क्वेश्चन आंसर मेथड को। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, परियोजनाओं के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में क्या सच नहीं है। इट इज़ पर्पजफुल एक्टिविटी, इट इज़ प्रोसीडेड इन सोशल एनवायरनमेंट, इट इज़ अकम्पलिश इन रियल लाइफ, ये भी बात ठीक है। इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, प्रोजेक्ट क्या टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी है, सोच कर बताइए, तब तक मैं हिंदी में इसको पढ़ता हूँ। परियोजनाओं के बारे में सच नहीं है, क्या सच नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये बात तो ठीक है। यह सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ता है, यह वास्तविक जीवन में पूरा किया गया है, यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है। प्रोजेक्ट क्या होता है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट, कोई टॉपिक, मतलब प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक दिया जाता है और बच्चे उसको पूरा करते हैं। तो क्या इसमें जो है ये टीचर सेंटर हुआ या ये लर्नर सेंटर हुआ, तो ये दोस्तों क्या है, ये लर्नर सेंटर हुआ। इसलिए जो गलत इसमें ऑप्शन दिया गया है वो डी है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्या नहीं है, क्या सच नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, एक अच्छे नाटक में शामिल नहीं है इंटरेस्टिंग स्टोरी, अलाइव डायलॉग, वेरी लॉन्ग प्ले या सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग्स। एक अच्छे नाटक में क्या चीज़ शामिल नहीं है, दिलचस्प कहानी, जीवन संवाद, बहुत लंबा खेल या भावनाओं से परिपूर्ण। तो अगर अच्छा ड्रामा है, देखिए अच्छे ड्रामे के लिए स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग होगी तभी ड्रामा अच्छा होगा। अलाइव डायलॉग, बिल्कुल जीवंत संवाद अगर होगा तो वो एकदम दर्शक जो है वो उससे जुड़े रहेंगे। और वेरी लॉन्ग, देखिए यहाँ पर यही नेगेटिव आपका ऑप्शन है, सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग, और भावनाओं से परिपूर्ण विषय होगा। देखिए भावनाओं से अगर आपने किसी को बांध लिया है तो आप उसको मतलब बहुत देर तक अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है वो फुल ऑफ फीलिंग तो होना ही चाहिए। अगर वहाँ यहाँ पर वेरी लॉन्ग प्ले हो जाता है तो फिर यहाँ पर लोग क्या है, बोर होने लगेंगे और बहुत लंबा जो खेल होगा वो इसकी सारी मिट्टी पलीत कर देगा। इसलिए बहुत लंबा जो प्ले है वो किसी भी ड्रामे में नहीं होना चाहिए। ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, अलाइव डायलॉग्स हो, सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग हो, और जो प्ले है वो भी ज़्यादा लंबा ना हो, एकदम मीडियम हो या फिर शॉर्ट ही हो तो अच्छा है। क्योंकि आजकल सब चीज़ आप देख भी रहे हैं, शॉर्ट का ज़माना है। 1 मिनट के शॉर्ट में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, रील्स और जो आपके शॉर्ट्स होते हैं यूट्यूब पर, उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितना कम टाइम में कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाए आप उतने ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो आपका सी ही यहाँ पर नेगेटिव है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा या रोल प्ले, इनमें से क्या जो है आपका उद्देश्य नहीं है रोल प्ले या नाटक का।
रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ कन्वर्सेशन, डू मेक रिहर्सल, मनोरंजन और आनंद, सामाजिक कौशल का विकास, बातचीत के कौशल का विकास, या रिहर्सल करना। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डू मेक रिहर्सल। क्योंकि देखिए ड्रामा का ऑब्जेक्टिव में आपको रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट बिल्कुल होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल भी होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ कन्वर्सेशन भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी ही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, रिहर्सल वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश वाले देख लें। ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग। अच्छा, ड्रामा और रोल प्ले से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के लिए ड्रामा या रोल प्ले यूजफुल है? हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, लैंग्वेज के लिए, या फिर मैथ्स के लिए, इतिहास के लिए, विज्ञान के लिए, भाषा के लिए, या फिर गणित के लिए? तो रोल प्ले या ड्रामा है जो है तो मैथमेटिक्स में तो आप कर ही नहीं सकते किसी भी तरह का रोल प्ले। भाषा में भी आप कहाँ रोल प्ले करेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है। विज्ञान में क्या है, एक्सपेरिमेंट आप रोल प्ले से कैसे कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन इतिहास की घटनाओं को आप एक नाटक के थ्रू, एक रोल प्ले के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पानी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस टाइम भी अलग अलग कॉलेज से टीम्स आती थी और वो रोल प्ले करते थे अलग अलग टॉपिक्स पर। जो करंट टॉपिक्स होते थे जैसे महिला सशक्तिकरण का हुआ या और भी कई सारे टॉपिक्स होते थे, तो उन पर भी वो रोल प्ले करते थे। और हमारे कॉलेज से भी क्या है टीम्स जाया करती थी और यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में रोल प्ले और नाटक किया करते थे। तो ऑप्शन ए जो होगा हिस्ट्री वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द मेन टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाई आर। अच्छा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जो मेन टाइप हैं वो कौन कौन से, मतलब कितने हैं वो यहाँ पर पूछा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जो मेन टाइप है वो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, एक होता है आपका वीडियो या ऑडियो वीडियो दोनों भी कह सकते हैं, ऑडियो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और एक होता है आपका वेब बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये 3 तरह की कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो ये नाम भी मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, ये आपको पीडीएफ में भी मिलेगा जिससे कि आप भूले नहीं। डो एंजलबर्ट या एंगलबर्ट जो भी आप कहें, ये इन्वेंटर ऑफ माउस भी है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी है। इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 31 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि इसमें हिंदी में बताने के लिए कोई ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी 3 टाइप आपको बता दिए हैं, तो उनमें से जो भी यहाँ पर नहीं है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप अगर पीडीएफ आपके पास पहुँच रही है तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ है वो सारी मिल जाएंगी। या डायरेक्टली भी आप @शाखा स्टडी लिखेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच नो द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये तो होती है, मैंने भी आपको बताया। वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपकी वही आ जाएगी जो आपकी वेब बेस्ड टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ठीक है, तो टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो यहाँ पर आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो रॉन्ग मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी शिक्षण में कौन उत्तरदायी है? व्यक्तिगत, कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल, ग्रुप, नन या बोथ। तो क्वेश्चन 33 में पूछा है सहकारी शिक्षण में कौन उत्तरदायी है? व्यक्तिगत, समूह, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है काउंटेबल कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे का कोऑपरेट करना। तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा? 33 का सी कैसे हो रहा है? आपके क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग में आते हैं इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी। तो ऑप्शन ए और बी जहाँ पर भी हैं वो आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। तो डी, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी जो है वो आपका देखकर आप इसको डी ना समझे, सी ही है, ये डी ऊपर चला गया है, सी नीचे आ गया है। तो ऑप्शन सी और बी जो ए और बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू। सहयोगात्मक शिक्षा किसका एक विकल्प माना जा सकता है?
कॉम्पिटिटिव मॉडल का, टीचिंग मॉडल का, लेसन प्लान का या फिर माइक्रो टीचिंग का। प्रतिस्पर्धी मॉडल का, शिक्षण मॉडल का, पाठ्य योजनाओं का या फिर सूक्ष्म शिक्षण का। तो इसमें जो है सहयोगात्मक शिक्षा का एक विकल्प क्या हो सकता है, तो कॉम्पिटिटिव मॉडल जो है, प्रतिस्पर्धी मॉडल आपका इसका एक ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, अल्टरनेटिव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप आर। ठीक है, अब देखिए क्या मुझे इसको हिंदी में लिखने की जरूरत थी कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो सहकारी अधिगम होता है उसमें एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो ये आप सभी ने पढ़ रखा है, उसमें 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 to 4 का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAI स्टैंड्स फॉर। CAI की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी है, तो CAI की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू या कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटरव्यू। तो CAI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन। हिंदी में सुन लीजिए क्योंकि हिंदी में मैंने इसको लिखा नहीं है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को अपने आप फाइंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मतलब खोज करते हैं एक तरह से इन्फॉर्मेशन के बारे में, न्यूज़ के बारे में। तो वो किस मेथड में करते हैं, लेक्चर मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेक्चर मेथड में तो खोज कहीं नहीं करनी होती, बस आए और लेक्चर दे दिया। ठीक है, पहले जो करनी होगी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा सही होगा, वो होगा आपका डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी से आपको पता चल रहा है डिस्कवरी का मतलब ही क्या होता है, डिस्कवर करना, किसी चीज़ की खोज करना। तो यहाँ पर भी यही पूछा है, फाइंड करना और डिस्कवरी करना, इसमें आप सिनोनिम भी दे सकते हैं, समानता भी देख सकते हैं। तो यहीं से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, डिस्कवरी मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। अच्छा, शिक्षक व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन करता है और समझाता है किस विधि में, लेक्चर मेथड में, बिल्कुल नहीं, डिस्कवरी मेथड में, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो किस मेथड में टीचर ऐसा करता है कि वो समझाता भी है और व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन भी करता है, तो ये होती है आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि या समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव इन। स्टूडेंट का जो रोल है, स्टूडेंट की जो भूमिका है वो सक्रिय रहती है, सक्रिय भूमिका में रहता है स्टूडेंट, किस मेथड में, डिस्कवरी मेथड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, इंक्वायरी मेथड में या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर डिस्कवरी मेथड में स्टूडेंट खुद डिस्कवरी करता है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की जहाँ पर बात की जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी, इसमें भी आपका पार्टिसिपेशन होगा। और इंक्वायरी मेथड में अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो किससे करेंगे, स्टूडेंट से ही करेंगे, तो एक्टिव तीनों में रहेगा, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ मोर सुटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। अच्छा, विज्ञान को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि है वो यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, समझाने के लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, साइंस को पढ़ाने के लिए पूछा गया है। लेक्चर मेथड कभी नहीं हो सकती है क्योंकि साइंस में क्या है, आपको प्रैक्टिकल करने होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि में भी आप साइंस को नहीं पढ़ा सकते हैं। डिस्कशन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, तो देखिए साइंस को पढ़ाने की जो यहाँ पर बेस्ट मेथड है वो कौन सा होगा। डिस्कशन मेथड से भी आप साइंस को नहीं पढ़ा सकते हैं, प्रदर्शन विधि से भी आप साइंस को नहीं पढ़ा सकते हैं, जब तक आप एक तरह से प्रोजेक्ट के थ्रू उसको ना पढ़ाएं। तो प्रोजेक्ट मेथड जो होगा वो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज एक्सेप्शन, यानी कि एक तरह से इनमें क्या करना है, ऑड वन आउट आपको बताना है। विच वन इज एक्सेप्शन यानी 3 एक जैसे, एक इनमें कोई अलग है, बुक्स, मैगजीन, डायग्राम या टीवी। अब बताना है इसमें कौन सा अलग है। तो देखिए बुक, मैगजीन और डायग्राम जो है ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन टीवी जो है वो आपका क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है, एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, इसलिए यही आपका ऑड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं है, बुक, मैगजीन, डायग्राम या टीवी। तो क्वेश्चन नंबर 42 प्रिंट मीडिया की बात की गई है। बुक जो है वो आपकी प्रिंट में आती है, बिल्कुल, मैगजीन भी आपकी प्रिंट मीडिया में आती है, और क्या डायग्राम आपके प्रिंट मीडिया में आते हैं। टीवी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है, प्रिंट मीडिया में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में
आता है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हाउ मेनी सेंसेस अ पर्सन यूजेस व्हाइल ऑब्जर्विंग, यानी कितने सेंस, कितने इंद्रियों का प्रयोग करता है मनुष्य, पर्सन, व्यक्ति, जब वह किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, किसी चीज़ का वो अवलोकन करता है। ठीक है, तो वो कितनी इंद्रियों का प्रयोग यहाँ पर करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 1 का, 2 का, 3 का या फिर 4 का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा 2। 2 इंद्रियों का वो, 2 सेंसेस का यहाँ पर उपयोग करता है जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। तो जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो कौन कौन से सेंसेस का यूज़ करते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो हम उसको देखते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ों को हम सुनते हैं। ठीक है, सुनते हैं। तो यहाँ पर यही 2 सेंसेस, एक तो विज़न वाला, ठीक है, और दूसरा हियरिंग। इन 2 सेंसेस का हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसकी आवाज़ भी सुननी होगी जो उसमें है, और उसको देखना भी होगा कि उसमें चल क्या रहा है। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने ये रहा, हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आपके नॉलेज एंड सेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो नॉलेज गेन करने के जो है 5 सेंसेस होते हैं, वो मैं सभी आपको बता देता हूँ। एक तो होता है आपका सीइंग यानी विजुअल वाला, जो हम देखकर नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, जो हम सुनकर नॉलेज गेन करते हैं यानी हियरिंग। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा होता है आपका, जो तीसरा सेंस है वो कौन सा है दोस्तों, वो है आपका स्मेल, सूंघकर। चौथा है आपका टच, और 5वां है आपका टेस्ट। ठीक है, तो ये 5 आपके क्या हैं, सेंसेस हैं जिनके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। चलिए मैं यहीं पर आपको इन सब का बता देता हूँ, और सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे फिर उनको आप फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करते चलेंगे। इसी क्वेश्चन में 5 का आपको बता दूंगा कि किसके थ्रू हमें कितनी नॉलेज यहाँ पर गेन होती है, और उससे देखिए टोटल 100% नॉलेज हम मानकर चलते हैं। कोई भी चीज़ है वो 100% ही मानकर चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो नॉलेज हमें गेन होती है वो जब हम देखकर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें विजुअल से, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यानी 75% नॉलेज जो है हमें इससे प्राप्त हो जाती है जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो 75%। उसके बाद किसी चीज़ को सुनकर हम कितनी नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो सुनने के बाद किसी चीज़ को हमने सुन लिया तो उससे हमें कितनी 13% नॉलेज प्राप्त हो जाती है। सुनने के बाद कितनी 13%। अब देखिए ये कितनी हो गई, 75 और 13, ये हो गई आपकी 88%। ठीक है, अब बची 12%। तो ये जो 3 सेंसेस बाकी बचे हुए हैं, इन तीनों से हमें कुल 12% नॉलेज यहाँ पर प्राप्त होती है। अब 12 में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये आप देख लीजिए। देखिए टेस्ट और जो आपका स्मेल है, टेस्ट से और स्मेल से हमें कितनी कितनी नॉलेज प्राप्त होती है, तो 3%। 3% ही टेस्ट से, किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें 3% जानकारी मिलती है। और किसी चीज़ को जब हम सूंघते हैं तो भी उससे हमें कितनी 3% ही जानकारी, यानी 3% उसके बारे में पता चल पाता है। और उसके बाद जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, अब हमारे यहाँ पर 5th सेंस चल रहा है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो 6% जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पर उसकी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 ये भी आपका कितना हो गया, 6 हो गया है, और 6 ये 12, तो 88 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो इस तरह से ये हमारा टोटल 100% हो जाता है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है आपके सामने, इसने पूछा है कि हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। सीइंग यानी देख कर हम कितनी नॉलेज गेन कर लेते हैं, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो देख कर जो हम नॉलेज गेन करते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया था 75%। तो यहाँ पर देखिए 15, 5, 13 और 3, यहाँ पर 75% कोई भी ऑप्शन नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका 15 नहीं बल्कि 75 यहाँ पर होगा। तो 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग। अब यहाँ पर लिसनिंग या हियरिंग, कुछ भी आपके सामने आ जाए आप इसको एक ही मानेंगे, लिसनिंग या हियरिंग। ठीक है, तो हियरिंग से मैंने आपको बताया था कितनी नॉलेज जो गेन होती है, तो वो होती है दोस्तों 13%। 75% आपकी देखने से, 13% आपकी सुनने से, और बाकी जो 12% है उसमें आपके 3 आते हैं, टेस्ट, स्मेल और टच। ठीक है,
तो इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर लिसनिंग का पूछा है तो लिसनिंग में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि आपकी जो सुनने वाली इंद्रिय है उससे कितनी हमें नॉलेज, कितना ज्ञान प्राप्त होता है। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, वो होता है हमें 13% ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 46, हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ टच। अब यहाँ पर टच की बात इन्होंने कही है, तो टच से कितना नॉलेज जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो टच से दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, टच से हमें प्राप्त होता है 6% नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच नॉलेज इज गेन्ड थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। अब स्मेल से यहाँ पर मैंने बताया था कि स्मेल और जो आपका टेस्ट होता है उससे हमें कितना कितना परसेंट पता नॉलेज मिलती है, तो उससे 3% दोनों से मिलती है। इस तरह से टोटल ये हमारी 6% हो जाती है। तो स्मेल से 3%, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाउ मच नॉलेज गेन थ्रू दी सेंस ऑफ टच। टच, अच्छा टच तो ऊपर आ चुका है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये टच नहीं, ये यहाँ पर आएगा आपका टेस्ट। तो टेस्ट से कितना अभी ऊपर बताया है 3%, टेस्ट और स्मेल से 3%। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नॉलेज और सेंसेस के बारे में इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इन पांचों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही, 75% आपका किससे, विजुअल, 13% आपका हियरिंग, सुनने से या लिसनिंग आ सकता है, और आपका जो टच, टेस्ट और स्मेल जो है 12% आपका इससे है। टोटल आपका 100% हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज भी यहाँ पर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर के अनुसार टाइप ऑफ मॉडल के अंदर कितने प्रकार के हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इन्होंने कितने प्रकार के यहाँ पर मॉडल दिए हैं, 3 प्रकार के मॉडल दिए हैं। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से दिए हैं, सिंपलिस्टिक, लिख सकते हैं आप इनको, सिंपलिस्टिक। ठीक है, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स मॉडल, और तीसरा है सिंपल मॉडल। ये 3 प्रकार हैं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 50, मॉक मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन व्हाट। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या नन ऑफ दी अबव। मॉक मॉडल वो हैं जो क्या बताते हैं, मशीन का सिद्धांत या कार्य, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन होगा वो होता इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉक मॉडल जो हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो इंटरनल स्ट्रक्चर को, आंतरिक संरचना को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अ फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर। क्षेत्रीय भ्रमण की व्यवस्था किसके लिए की जाती है, मेकिंग एन एक्सकर्सन। तो क्षेत्रीय भ्रमण की जो व्यवस्था की जाती है वो किस लिए की जाती है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। मेकिंग एन एक्सकर्शन, सी द अदर पीपल डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। यानी भ्रमण करना, अन्य लोगों को काम करते हुए देखना, या क्रिया के अर्थ पर ध्यान देना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जब फील्ड भ्रमण, जो आपका क्षेत्र भ्रमण होता है, वो किस लिए किया जाता है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो बाहर की चीज़ों से जुड़ सकें और उनका एक्सपीरियंस अपने जीवन में कर सकें। ठीक है, बाहर के लोगों को काम करते हुए देखेंगे, उनके मन में भी उनके प्रति क्या आएगी, सहानुभूति आएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो देख कर, जिन्हें समझाने से नहीं हो सकता, वो देख कर बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट इन स्पेसिफिक टॉपिक स्टडी बाय द यूज ऑफ। अच्छा, निम्नलिखित के उपयोग से छात्रों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन में रुचि पैदा की जा सकती है, किसके यूज से, चॉक बोर्ड, फेलेलिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या ऑल ऑफ दी अबव। यानी किसका यूज़ करके छात्रों के जो अध्ययन में रुचि पैदा करी जा सकती है वो क्या है, तो चॉक बोर्ड, फेलेलिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। यानी इन सब के यूज से ही बच्चों को जो है अपने विषय के प्रति रुचि यहाँ पर पैदा की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर 100+ क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको फटाफट करने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मोशन पिक्चर, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन या फील्ड ट्रिप। निम्नलिखित में सबसे प्रत्यक्ष अनुभव कौन सा है, चलचित्र है, दृश्य है, प्रदर्शन है या फिर
फील्ड यात्रा है। तो सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पर क्या होगा, अभी अभी ऊपर के क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी चीज़ों का बच्चे अनुभव करेंगे जब हम उनको किसी फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण, या क्षेत्र भ्रमण हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, फील्ड ट्रिप। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फील्ड यात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो है क्षेत्र भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा, व्हाट इज द ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक्स के बारे में क्या जो है ट्रू है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक, आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, आवर टीचर्स डू नॉट टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, टेक्स्ट बुक डज नॉट हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में इन्होंने क्या कहा है, विज्ञान पाठ्यपुस्तक के बारे में क्या सत्य है। किताबों में कोई अंतर नहीं है, हमारे शिक्षक पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में लेते हैं, हमारे शिक्षक पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम के रूप में लेते हैं नहीं लेते, पाठ्यपुस्तक शिक्षण गतिविधि के चयन में मदद नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हमारे शिक्षक पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम के रूप में लेते हैं, ठीक है। आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन इज a standard for demonstration method. Student should observe the demonstration and teacher should not tell important finding. To keep accuracy of results, the teacher should dictate the result. Demonstration should be pre-tested to remove the weakness in demonstration. ठीक है, बेस्ट आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो आपको प्रदर्शन है, वो पहले ही करके देख लेना चाहिए, जिससे कि जब सबके सामने आप करें तो जो वीकनेस आपकी है उनको पहले ही दूर किया जा सके, जिससे कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, वो इफ़ेक्टिव हो और अच्छा हो। यानी कि अगर आप पहली बार डायरेक्टली सबके सामने करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, कमियां आ सकती हैं। इसलिए अगर आप पहले ही उसको टेस्ट कर लेंगे तो कमजोरियों को दूर करने में हेल्प हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर डिस्कशन। तो इसको क्या कहा जाता है। मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, संघ, गतिविधि और सहयोग से सीखते हैं। वो किस में सीखते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट मेथड में सीखते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप डायरेक्टली सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रोमोट स्टूडेंट एबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर स्किल, लोअर ऑर्डर स्किल। तो विज्ञान मेले की प्रदर्शनी छात्रों को कौन सी क्षमता में बढ़ावा करती है, तो वो करती है आपकी कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन में। हिंदी में देख लीजिए, ज्ञान और समझ और अनुप्रयोग, उच्च क्रम कौशल या निचले क्रम के कौशल। तो समझ और अनुप्रयोग में बढ़ावा करती है। क्वेश्चन नंबर 58, द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज ऑन, अच्छा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन या फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ और थ्योरी। 58 का आपका हिंदी में देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम फोकस किस पर है, परिकल्पना, सूत्रीकरण, अवलोकन, प्रयोग या फिर एक कानून, सिद्धांत, निर्माण। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ ए लॉ थ्योरी, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति में पहला कदम क्या है। डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो प्रोजेक्ट मेथड में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना। इसका पहला उद्देश्य है, इसका जो पहला कदम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। तो इसमें पूछा है कि साइकोलॉजिकल मेथड कौन सा नहीं है, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो 60 का आपका कौन सा आंसर सही होगा। कभी भी हमें जटिल से सरल की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि सरल से जटिल की ओर चलना चाहिए। तो ये आपका जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। अगर हम जटिल से सरल की ओर जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स से अगर हम सिंपल की ओर जाते हैं, तो ये हमारा मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है उसमें नहीं आता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 61 है, विच इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सेकंड स्टेप क्या है।
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपने पढ़ रखा है सबने, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कंक्लूजन या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा है? परिकल्पना का परीक्षण, समस्या की पहचान और परिभाषा, निष्कर्ष या फिर परिकल्पना का निरूपण। सेकंड स्टेप पूछा है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में हमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होता है, उसको क्या है, ऑब्जर्व करना होता है, और उसके बाद उसकी हमें क्या करनी होती है? हाँ, पहला जो चरण होता है उसमें हम प्रॉब्लम को देखते हैं और देखने के बाद उसको पहचान करते हैं, पहचान के बाद उसकी डेफिनेशन के बाद हम चरण बनाते हैं, बनाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर आता है आपका मॉनिटरिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसी तरह से ये पूरा चरण आपका चलता रहता है। तो आपसे पूछा है कि दूसरा चरण कौन सा है, तो दूसरा चरण आपका होता है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका कहाँ पर है? ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, समस्या की पहचान और परिभाषा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बुक में इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी भी दे रखा है। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर मुझे कमेंट में बताएंगे। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल? स्कूल लेवल पर, विद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि जो है वो कौन सी है? स्कूल लेवल की बात यहाँ पर की गई है। व्याख्यान विधि, विश्लेषणात्मक विधि, प्रत्यक्ष या फिर प्रदर्शन विधि। तो साइंस पढ़ाने की बात है। देखिए, सब्जेक्ट मैटर करता है। अब जैसे आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को आप कभी भी लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं। साइंस भी लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो साइंस को पढ़ाने का जो बेस्ट वे है वो है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन। तो डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड? कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का चरण यहाँ पर नहीं है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रिडिक्शन या इंटरव्यू? अवलोकन, प्रयोग, भविष्यवाणी या साक्षात्कार? 63 का आपका यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? पूछा है साइंटिफिक मेथड का एक स्टेप नहीं है, तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार जो है ये आपका कहीं से भी साइंटिफिक पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड? डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, बोथ एंड बी, या नन ऑफ ए एंड बी? हिंदी में देख लीजिए, वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम परिणाम क्या है? ज्ञान का विकास, इंद्रियों का विकास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा, वैज्ञानिक पद्धति का जो अंतिम परिणाम है वो है ज्ञान का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ये क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो सकता है? कमेंट में बताएंगे आप लोग। 65, इंक्वायरी मीन्स, पूछताछ का अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हैं, टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स, पूछताछ विधि में क्या क्या शामिल होता है? आपका ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनिंग या फिर शोइंग? तो इंक्वायरी में आपका क्या होता है? जब किसी से आप इंक्वायरी करेंगे तो क्या करेंगे, यानी उससे आप क्वेश्चन पूछेंगे, वो आंसर देगा। तो इसमें क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रश्न का उत्तर देना। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन इज द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन? बड़े समूह के निर्देश के लिए कौन सबसे अच्छा है? लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट या फिर इंक्वायरी? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि या फिर पूछताछ विधि? अब यहाँ पर बात की गई है एक लार्ज ग्रुप के लिए, तो लार्ज ग्रुप की आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, एक एक से क्वेश्चन पूछें, आंसर पूछेंगे। परियोजना भी, प्रोजेक्ट मेथड भी यहाँ पर जो है आपका एप्लीकेबल जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप, अगर लार्ज ग्रुप की बात की गई है तो आप सामने खड़े होंगे, मान लीजिए 1000 की भीड़ है तो आपको दिखाई नहीं देंगे पीछे वाले को, तो यहाँ पर बेस्ट वे जो होगा वो आपका लेक्चर मेथड होगा। आप लेक्चर दें, सबको सुनाई आ जाए, बस यही उसमें इनफ होगा। तो बड़े समूह के निर्देश के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो व्याख्यान विधि होगा, यानी लेक्चर मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 68, यूजफुल फॉर हायर क्लासेज? हायर क्लासेज के लिए क्या यहाँ पर यूजफुल है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि या फिर पूछताछ विधि? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या इंक्वायरी मेथड? 68 का आपका क्या आंसर होगा? तो हायर क्लासेस में क्या है, बच्चा समझदार हो जाता है, और समझदार जब बच्चा हो जाएगा तो वो लेक्चर से ही चीज़ों को समझ लेगा। आपने देखा होगा कि
हायर क्लासेस का मतलब यहाँ पर लेते हैं 11th-12th से, ठीक है। हायर क्लासेस आपकी यही मानी जाती है, इसके बाद ही मानी जाती है, यानी ये भी आपकी हायर क्लासेस में ही आ जाती है। क्योंकि आपका देखिए पहले तो एलिमेंट्री होती है, प्राइमरी, और उसके बाद आपकी जो है हायर सेकेंडरी, और फिर आपकी आ जाती है क्या, जो हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में 11th-12th जो है आपकी हायर क्लासेस में ही आ जाती है। उसके अलावा आप ग्रेजुएशन या पीजी जो भी करते हैं तो उसमें देखिए आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके टीचर्स होते हैं, देखिए प्राइमरी में आपके क्या होते हैं, प्राइमरी के टीचर को टीचर कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका जूनियर वाले बच्चे होते हैं यानी अपर प्राइमरी वाले, उनको भी सिंपल टीचर कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके 11th-12th के टीचर होते हैं ना, उनको टीचर नहीं बल्कि उनको लेक्चरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्चरर कहा जाता है। 11th-12th के टीचर को टीचर नहीं लेक्चर कहा जाता है, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हायर क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड आपका बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पाठ योजना का पहला घटक क्या है? देखिए हमारे चैनल पर लेसन प्लान भी है, और जो पहला चैनल था शाखा स्टडी, उस पर हमने लगभग 150 से ज़्यादा लेसन प्लान अपलोड कर रखे थे, लेकिन आप जानते हैं कि वो चैनल डिलीट हो चुका है। उसमें 150 से ज़्यादा ही आपकी एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड वीडियोस भी थी, वो भी सब डिलीट हो चुकी हैं। तो लेसन प्लान में तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो है, और सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर जो है क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मूल्यांकन, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट पूछा है तो ऑप्शन ए जो है वो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य। इट इज़ अ लर्निंग लॉग ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। यह छात्र की उपलब्धि का एक शिक्षण लॉग है। क्या है? प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, पोर्टफोलियो है या ऑब्जर्वेशन है। परियोजना, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो तो आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट के अचीवमेंट का एक लॉग यानी कि उसका एक पूरा जो डाटा है वो किस में होता है, तो वो आपका पोर्टफोलियो में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने ये रहा, CAL स्टैंड्स फॉर व्हाट। CAL की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे यहाँ पर। CAL तो आप अभी आपने CAI की पढ़ी थी, इसमें आप आई की जगह पर बस L है, तो L की जगह पर यहाँ पर लर्निंग आ जाएगा, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इसका यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो गया है 73 यहाँ पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, PC स्टैंड्स फॉर व्हाट। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD इज द एब्रीविएशन ऑफ। CD जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? एब्रीविएशन कहते हैं संक्षिप्त रूप को। क्लोज डिस्क, कनेक्टेड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या सर्किट डिस्क। तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ लर्निंग डज नॉट प्रोवाइड ICT। कैलकुलेशन, स्लाइड शो, वीडियो या लेबोरेटरीज। इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ लर्निंग डज नॉट प्रोवाइड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की फुल फॉर्म होती है। तो कौन प्रोवाइड नहीं कराता है? 76 का आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी, लेबोरेटरीज। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बाद 87 कैसे आ गया, एक मिनट, 88 80। अच्छा देखिए यहाँ पर ये गलती से 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर आगे पहुँच गया है, कोई बात नहीं, चलिए 87 ही मानकर चलते हैं इसको, जब यहाँ पर अब प्रिंट हो ही गया है। तो 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ड्यूरिंग डिस्कशन मेथड टीचर पासेस या अनाउंसेस। चर्चा विधि के दौरान शिक्षक पारित या घोषित करता है, क्या घोषित करता है? तो मैंने इसी वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि एक्सरसाइज, एक्टिविटी, टॉपिक या फिर क्वेश्चन, व्यायाम, गतिविधि, विषय या प्रश्न। तो डिस्कशन मेथड के दौरान क्या होता है कि टीचर एक टॉपिक दे देता है और टॉपिक पर कहता है कि अब इस पर आप चर्चा करें। चाहे तो टीम बना ले, एक टीम उसके पक्ष में बोले, एक उसके विपक्ष में, ये वाद विवाद में भी आपका आ जाता है। तो डिस्कशन मेथड में क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर ही सब क्या है डिस्कशन करते हैं। टॉपिक जो है वो टीचर देता है, तो यहाँ पर ही पूछा है कि टीचर क्या देता है? टीचर टॉपिक देता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, लेक्चर मेथड इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज। लेक्चर मेथड को आमतौर पर इस प्रकार वर्णित किया जाता है, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड या नन ऑफ दी अबव।
देखिए स्टार्टिंग में ही 2-4 क्वेश्चन जब आए थे मैंने आपको बता दिया था कि लेक्चर मेथड जो है वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड माना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी ये शिक्षक केंद्रित जो है व्याख्यान विधि जो है वो आपकी शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, द नेम ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हाट। जो ह्यूरिस्टिक है वो किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये यहाँ पर पूछा है। तो ग्रीक वर्ड आपके सामने दिए हैं, हर्व्यूलेस, हीरो, ह्यूरिसिस या नन ऑफ द अबव। तो जो ह्यूरिस्टिक है वो आपका लिया गया है ह्यूराइसिस से। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर गिव रिजल्ट आफ्टर। कंप्यूटर किसके बाद परिणाम देता है, प्रोसेसिंग के बाद, प्रोग्रामिंग के बाद, प्रिंटिंग के बाद या प्राइमिंग के बाद। हिंदी में देख लीजिए ऑप्शन इसके, प्रसंस्करण, प्रोग्रामिंग, मुद्रण या फिर प्राइमिंग। तो कंप्यूटर में जब भी आपको इनपुट देते हैं तो उसमें क्या होती है, देखिए इनपुट ये होता है कंप्यूटर की पूरी जो होती है, इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग पूरी नहीं लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है, ठीक है। तो किसके बाद रिजल्ट, आउटपुट जो होता है वो हमारा रिजल्ट होता है और ये क्या होता है, हमारा इनपुट होता है, जो हमने मतलब एक तरह से प्रॉब्लम कह सकते हैं, प्रॉब्लम, और ये जो है आपका सॉल्यूशन होता है। इसके बीच में जो स्टेप है वो आपका प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, द वर्ड ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, फटाफट से बताइएगा। ईमेल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें क्या क्या होता है, हार्डवेयर, डेटा, प्रोग्राम, स्टोरेज एक्सेस, सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर में ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, अ पर्सन who writes instruction for a computer to solve a particular problem is called कंप्यूटर एक्सपर्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर इंजीनियर। वह व्यक्ति जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर के लिए निर्देश लिखता है क्या कहलाता है, कंप्यूटर विशेषज्ञ, कंप्यूटर प्रशिक्षक, कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर इंजीनियर। तो 93 का आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, तो दोस्तों उसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कन्वर्सेशन ऑफ रो डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा वेरिफिकेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटाबेस या डेटा प्रोसेसिंग। कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका डेटाबेस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो इस लिंक पर टच करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से क्या है, एमएस वर्ड है, एसपीएसएस है, विंडो है या फिर एमएस एक्सेल है। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर सी यहाँ पर सही होगा। क्या इसका आंसर कुछ और है, आप बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी ही है। क्वेश्चन नंबर 96, वट फॉर व्हाट ई स्टैंड इन द ईमेल। देखिए अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हमने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, तो ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन एजुकेशन। वर्तमान तकनीक का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान और उसका उपयोग क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। टेलीविजन, एटम बम, कंप्यूटर या फिर टीचिंग मशीन। वर्तमान तकनीक में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान और उसका उपयोग यहाँ पर बताना है, तो वो है आपका कंप्यूटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा चैनल है जिस पर आप इस समय पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द Which of the following is the type of CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में कौन सा CAI का एक प्रकार है, डिजिटल, डायलॉग, डिस्क या डिस्क्रीट। 98 का यहाँ पर आपका कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन क्लियर होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है, कंपेलर, कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज या विंडो 2000। कंपेलर कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा या फिर विंडो 2000। 99 का ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विंडोज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100,
क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर। अच्छा, डिफरेंट फ्रॉम दी अदर, निम्न में से पूछा गया है 3 एक जैसे हैं और आपका एक जो है वो अलग है, तो वो कौन सा है जो अलग है, तो यही आपको यहाँ पर बताना है। स्पीकर, माइक, स्कैनर एंड कीबोर्ड। तो स्पीकर, माइक, स्कैनर और कीबोर्ड में से यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों अलग है। तो देखिए, आपका जो कीबोर्ड है और माइक है और उसके साथ साथ स्पीकर जो है, ये क्या है आपके स्पीकर, स्कैनर और कीबोर्ड, ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट, जबकि स्पीकर आपकी क्या है, स्पीकर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्पीकर से आवाज़ हमें आती है जबकि माइक्स में हम बोलते हैं। स्कैनर में मतलब हम ही पेज डालते हैं, कीबोर्ड में भी हम ही लिखते हैं, तो मतलब इनपुट हुआ, इनपुट हम देते हैं, और स्पीकर में क्या है, आवाज़ हम तक पहुंचती है, तो ये क्या है, ये हमें आवाज़ देता है, यानी आउटपुट, ये रिजल्ट देता है, इसलिए ये आपका आउटपुट है, तो ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यहाँ पर भी आपसे यही पूछा है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर एंड प्लॉटर। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर एंड प्लॉटर। तो देखिए, प्रिंटर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका प्रिंट इनपुट डिवाइस है, अभी अभी आपने पढ़ा है, और प्लॉटर भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है, मॉनिटर पर आपको क्या है, चीज़ें दिखाई देती हैं, जब आपको इनपुट देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है, तो मॉनिटर आपकी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, इसलिए यही आपका क्या है, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। यहाँ पर भी आपको ऑड वन आउट बताना है, यानी 3 एक फैमिली को बिलोंग करते हैं और चौथा नहीं। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर या फिर CD ड्राइव। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है और क्या अलग है। देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और CD ड्राइव जो है, ये क्या है आपकी, ये तीनों आपकी सेकेंडरी मेमोरीज हैं। क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज। और प्रिंटर आपका क्या है, प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर ही आपका यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर। सूचना को सार्थक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए पाठ, ध्वनि और वीडियो के संयोजन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 103 में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, वो होगा आपका मल्टीमीडिया। देखिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके फ़ोन में भी एक ऑप्शन होता है मल्टीमीडिया का, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या, जिसमें आपको टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, डिस्प्ले आदि सारी चीज़ें आपको मल्टीमीडिया में ही देखने को मिलती हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 104, व्हाट मेक्स अप एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बनता है, ये आपको बताना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मॉनिटर एंड माउस। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये भी सेम ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर पूछा है एंटायर कंप्यूटर सिस्टम किससे बनता है, तो कंप्यूटर में देखिए 2 तरह की डिवाइस होती हैं, मतलब हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब कि जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, और हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इन दोनों से मिलकर ही क्या है, हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा आपका डायरेक्ट लिंक, या फिर फेसबुक पर आप जाएंगे, डायरेक्टली शाखा स्टडी लिख दीजिए, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर भी हमने एमएड एंट्रेंस की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। ये मैराथन अपलोड नहीं किए हैं, बाकी जो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं वो सारी वहाँ पर भी अपलोड कर रखी हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या है, कॉजेज लर्निंग, गारंटी इफेक्टिव लर्निंग,
इंक्रीज IQ, फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल। तकनीकी क्या है, सीखने का कारण बनता है, प्रभावी सीखने की गारंटी देता है, IQ बढ़ाती है या कौशल के विकास को सुगम बनाता है। तो 105 का आपका क्या यहाँ पर आंसर सही होगा। आप यहाँ पर अपने मेंटल एबिलिटी से इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो जो है कौशल के विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, विच इज़ नॉट इंटरनेट एप्लीकेशन। इनमें से क्या इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन पूछा है, ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वर्ड प्रोसेसर या फिर चैट मैसेंजर। इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है, ये आपसे पूछा है। इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं है। इंटरनेट ईमेल तो है, बिल्कुल है। न्यूज़ ग्रुप भी आपकी इंटरनेट की एप्लीकेशन है। वर्ड प्रोसेसर और चैट मैसेंजर इंटरनेट एप्लीकेशन है। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताइए। वैसे इसका जो आंसर है वो डी आंसर दे रखा है, जी हाँ, वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर बात की गई है ऐप की, यहाँ पर ये ऐप नहीं है। चैट मैसेंजर आपका चाहे फेसबुक मैसेंजर हो, व्हाट्सअप मैसेंजर हो, ये एप्लीकेशन होते हैं, ऐप होते हैं। न्यूज़ ग्रुप भी आपके क्या है, एप्लीकेशन है। ईमेल भी आपकी एप्लीकेशन है। ऑप्शन डी जो है, मतलब ऐसे देखने में तो सी लग रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ डी है, तो हम इसको डी ही बोलेंगे। ये वाला आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आर ओरिएंटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कार्यक्रम किसकी गतिविधियों पर केंद्रित है, स्टूडेंट, टीचर, कंटेंट या फिर सिलेबस। 107 का आपका जो आंसर होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो ये आपके टीचर की गतिविधियों पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, इंटरनेट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लार्ज एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क विद इन कंट्री है या नंबर ऑफ स्मॉलर नेटवर्क है। तो देखिए विद इन कंट्री तो नहीं होता है इंटरनेट, तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब मतलब वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा वो होगा लार्ज एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया भी आपको इसका नहीं कह सकते हैं, लार्ज एरिया बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ एक नेटवर्क है इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, CAL प्रोग्राम आर बेसिकली डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ। प्रोग्राम मूल रूप से निम्नलिखित के उपयोग के लिए विकसित किया गया, किसके लिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, ग्रुप इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स फॉर क्लासरूम टीचिंग या स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग। किसके लिए विकसित किया गया, व्यक्तिगत छात्र छात्रों का समूह या कक्षा शिक्षण के लिए या फिर छात्रों के रिकॉर्ड के लिए। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ग्रुप इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 110, कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के भौतिक भागों को नियंत्रित और समन्वित करते हैं क्या कहलाते हैं। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेम ही लिखा हुआ है यहाँ भी हिंदी में भी। तो आपको बताना है कि वो पार्ट जो उसके फिजिकल पार्ट को जो है क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपके कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बस आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए टर्म विच मीन्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टर्म है, इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। कंप्यूटर है, इंटरनेट है, टेलीकम्युनिकेशन है या टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दोस्तों मतलब है वो है टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग या पेस्टिंग। डेटा को इंटरनेट से कंप्यूटर पर डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, अपलोड करना, डाउनलोड करना, स्थानांतरित करना या पेस्ट करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा, फिर आप ज़िंदगी भर भी इसको नहीं भूलेंगे कि इसको क्या कहा जाता है। देखिए इसने कहा है कि डेटा को इंटरनेट से कॉपी करके, देखिए इंटरनेट से कंप्यूटर में करना क्या कहलाता है, एक तो ये है, और एक है कंप्यूटर से इंटरनेट में करना क्या कहलाता है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चारों ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो इसके ऑप्शन है। तो सबसे पहले इंटरनेट से कंप्यूटर में करने का मतलब पहले क्या है ये समझ लीजिए। जो देखिए जैसे आप एक
एग्जाम्पल ले लीजिए यूट्यूब का, जैसे आप मेरी ही वीडियो को, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने क्या किया कि इंटरनेट कनेक्ट होगा तभी आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो आपने क्या किया कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया तो वो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में सेव हो गई, यानी कॉपी हो गई एक तरह से। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है डाउनलोडिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पर बी होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर से अपने इंटरनेट में कॉपी करना क्या कहलाएगा, तो वो क्या होगा दोस्तों? उसको कहते हैं अपलोडिंग। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। मैंने ये वीडियो बनाई जो आप देख रहे हैं और मैंने इंटरनेट पर डाली। कैसे डाली? मैंने अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, अपने टैब से, जैसे भी डाली, यानी मैंने अपने कंप्यूटर से इसको इंटरनेट पर डाला। तो ये जो प्रोसेस हुआ मेरे कंप्यूटर से और इंटरनेट पर डालने का, ये हुआ अपलोडिंग। ये क्या हुआ? ये अपलोडिंग कहलाया। और इंटरनेट से, यानी मान लीजिए यूट्यूब से या कहीं से भी कोई वीडियो आपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर ली, तो ये क्या कहलाई? आपकी डाउनलोडिंग। मैंने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली तो अपलोडिंग, आपने इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर में देखने के लिए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका डाउनलोडिंग। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि अब इस को आप बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलेंगे। ट्रांसफरिंग आप सभी जानते हैं, ट्रांसफ़र आप एक से दूसरे को देना। पेस्टिंग में भी आप कॉपी पेस्ट या कॉपी पेस्ट इसको आप मान सकते हैं। तो ये होता है आपका कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, कहलाता है आपका डाउनलोडिंग। और जब आप कंप्यूटर से इंटरनेट पर डालेंगे तो वो कहलाएगा अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आपका क्या था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? ठीक है, अब आपके ऑप्शन यहाँ पर शुरू होते हैं जिनका आंसर आपको देना ही देना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यहाँ पर देना ही देना है, मस्ट है, आपको इसका आंसर देना ही देना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, हमने आपसे ये पूछा है। आपके सामने ऑप्शन ये रहे, 5 क्वेश्चन है, इन 5 में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आंसर जरूर चुनना है और कमेंट में आंसर देना है। आप क्या चाहते हैं? टॉपिक वाइज मैराथन जैसे चल रही है ऐसे ही हम लाते रहें, या मिक्स मैराथन जो पूरे सिलेबस को कवर करती हो ऐसी आप मैराथन चाहते हैं, या आप कोई भी मैराथन नहीं चाहते हैं, या आप पहला और दूसरा ऑप्शन यानी कि मिक्स भी और टॉपिक वाइज दोनों तरह की मैराथन चाहते हैं। और आंसर ऑप्शन 5 है आपके लिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम अपनी तैयारी अपने आप कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन 113 या लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये है और आप मुझे बताएंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, आगे की वीडियोस जो है वो कैसे लानी है। दूसरा आपको ये भी बताना है कि जैसे हमने ये वीडियो इसमें पहले क्या है, पहले इंग्लिश में लिखा, नीचे हिंदी में लिख दिया, क्या ये तरीका आपको पसंद आया है या फिर आधा आधा करके ही इंग्लिश में यहाँ हिंदी में यहाँ ऐसे ही आपको पढ़ाया जाए, ये आप बताएंगे कमेंट में ज़रूर। तो अगली वीडियो हम उसी पर बेस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये मैराथन क्लास आपको पसंद आई होगी। जिनका पेपर है वो इस मैराथन को जरूर देख लें, और भाई जिनका पेपर हो गया है वो अपने पेपर की फ़ोटो shakhastudy@gmail.com पर हमें ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।